नमस्कार साथियों, नव्या आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली न्यूज़ है इंडिया रैंक्स सेकंड ग्लोबली इन चाइल्डहुड ओबेसिटी, स्टडी का कहना है। ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस न्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं। क्या है ये न्यूज़ पूरी? भारत में बचपन मोटापा। वर्ल्ड की जो ओबेसिटी एटलस रिपोर्ट 2026 आई है, जारी कौन करता है? वर्ल्ड ओबेसिटी। ठीक है, क्या एटलस रिपोर्ट 2026 में आया है कि भारत विश्व में दूसरे स्थान पर एग्जिस्ट करता है बच्चों के मोटापे के मामले में, जो अभी तेज़ी से बढ़ रहा है। 4 मार्च को क्या था? कल वर्ल्ड ओबेसिटी डे था। उस दिन ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 5 से 9 साल के 1.5 करोड़ बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं और 10 से 19 साल के 2.5 करोड़, लगभग 2.6 करोड़ बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं, ये रिपोर्ट कहती है। और दुनिया के लगभग 20 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं। दुनिया में टोटल 20 करोड़ बच्चे, वो जो स्कूल में जाते हैं, बाकी का तो अभी पता नहीं है। सबसे फर्स्ट नंबर पे है चाइना, 6.2 करोड़ बच्चे हैं। इंडिया में 4.1 करोड़ बच्चे हैं और यूएस में 2.7 करोड़ बच्चों का बीएमआई ज़्यादा है। खतरा क्या है? 2040 तक भारत में मोटापे से जुड़ी बीमारियों वाले बच्चों की संख्या और बढ़ सकती है। सरकार ने इस पर अगर जल्दी ठोस कदम नहीं उठाए तो ये ऐसा 2040 तक आते आते हो जाएगा। कारण क्या है? 74% जो किशोर हैं 11 से 17 वर्ष के, वो पर्याप्त शारीरिक गतिविधि ही नहीं करते हैं। आजकल सब मोबाइल में गेम खेलते हैं, मोबाइल से ही पढ़ते हैं, तो चलना फिरना खेलना कूदना सब बंद। 35.5% बच्चों को स्कूल में मिड डे मील मिलता है, वो जो स्कूल जाते हैं उन्हीं को मिलता है, वो भी सिर्फ 35.5% बच्चों को। और 32.6% शिशुओं को सही तरीके से स्तनपान ही नहीं कराया जाता है। उनकी वजह से उनको आगे जाके मोटापे की बीमारी हो जाती है, शरीर धीरे धीरे फूलने लगता है। और 6 से 10 साल के बच्चों को रोज़ लगभग 50 ml मीठे पेय पदार्थ ये लोग पी जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। पैक्ड फूड जो रहता है वो। अब 2040 तक पूरी दुनिया में लगभग 50.7 करोड़ बच्चे मोटापे से प्रभावित हो जाएंगे, अगर गवर्नमेंट ने कोई अच्छा या ठोस रूल नहीं बनाया। अब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? मीठे पेय पदार्थों पर टैक्स जो है वो ज़्यादा कर दें, ठीक है, बढ़ा दें। दूसरा, शारीरिक गतिविधि बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को जो लक्षित जंक फूड है उनके विज्ञापन पर रोक लगाएं थोड़ी, जिससे कि ये सब जो मामला है इस पर थोड़ा नियंत्रित पाया जा सकता है। ठीक है, इस न्यूज़ में आज इतना ही था। चलिए अगली डिस्कस करते हैं। क्लाइमेट रिस्क मस्ट प्रॉम्प्ट इंटरनेशनल लीगल रिफॉर्म्स, जो जलवायु परिवर्तन है उसके ऊपर ये न्यूज़ आई है। जलवायु परिवर्तन और कानून, ये एडिटोरियल आया था, इसको डिस्कस करते हैं। चलो, जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उन्हें भी मूल रूप से प्रभावित कर सकता है। जो कानून है वो बहुत पुराने हो गए, उन्हें अभी परिवर्तित करने की ज़रूरत है। जलवायु परिवर्तन जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन या उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा है, तो उनमें कुछ स्पेशल कानून लाने की भी ज़रूरत है। अब तक देशों ने जलवायु परिवर्तन को प्राकृतिक प्रभावों को कम करने और विकासशील देशों पर आर्थिक बोझ कम करने पर ही ध्यान दिया है। हम क्या कर रहे थे अब तक कि जो प्राकृतिक प्रभाव पड़ रहे हैं जलवायु परिवर्तन के, जैसे कि टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाए, और विकासशील जो देश हैं जो अभी प्रगति पर हैं उनके आर्थिक बोझ को कम किया जाए,
है ना। वो जो कार्बन इमिशन, वो नेट ज़ीरो का जो लक्ष्य है वो भी हुआ था, वो सब हम अभी तक कर रहे थे, लेकिन हमें और स्टेप आगे उठाने की ज़रूरत है। लेकिन आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन की गंभीरता के कारण अंतर्राष्ट्रीय कानून के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को फिर से तय करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हमें उनके जो पैरामीटर्स हैं वो हमें बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहला क्या है, प्राकृतिक संसाधनों पर देशों के अधिकार। हर देश के पास अपने प्राकृतिक संसाधन है, अपनी भूमि है, उस भूमि के अंदर जो उनके ये है ना फॉसिल फ्यूल्स है, तेल, गैस, कोयला, जिन पर उनका अपना अधिकार है। फर्स्ट पॉइंट वो। दूसरा, किसी राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक क्षेत्र। अभी ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनकी बात होगी इसमें। तीसरा है समुद्री सीमाओं का निर्धारण। ठीक है, हर देश को अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का पूरा अधिकार है, जिसे परमानेंट सोवरेनिटी ओवर नेचुरल रिसोर्स PSNR कहा जाता है। हर देश के पास ये होते हैं और पूरा अधिकार है उन्हें इनको यूज़ करने का। यह विकासशील देशों के लिए आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल, हमारी बिजली है तो कोयले से चलती है, तेल गाड़ियों में यूज़ होता है, बहुत जगह पे कोयला, ये सब चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है। लेकिन वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए कई देश और विशेषज्ञ इसका उपयोग को धीरे धीरे समाप्त करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है कि आप इनके उपयोग को ज़ीरो कर दो। यूज़ होगा, हाँ कम हो सकता है लेकिन होगा ज़रूर। फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के नाम से जाना जा रहा है और इसको एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन जो विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देश को उनकी सहायता करनी पड़ेगी, पर्याप्त वित्तीय सहायता की ज़रूरत है, स्वच्छ और कार्बन मुक्त तकनीक उपलब्ध कराने की भी ज़रूरत है। जो अभी विकासशील देश हैं उन्होंने अभी तक इतनी प्रगति नहीं की है कि उनके पास इतना पैसा हो कि वो इस ट्रीटी को लागू भी कर सकें, और इतनी तकनीक भी नहीं है ना कि वो इन सब चीज़ों पर अमल कर सकें। तो उनका ये कहना है कि जो विकसित देश हैं उन्हें सहायता करनी चाहिए। सेकंड है जलवायु परिवर्तन और राज्य का क्षेत्र, टेरिटरी। किसी भी देश के अस्तित्व के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। यह सिद्धांत मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में बताया गया था। कौन सी 4 शर्तें हैं? निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, स्थायी जनसंख्या होनी चाहिए, उसके पास अपनी सरकार होनी चाहिए और अन्य देशों से संबंध बनाने की क्षमता होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर आपके पास है तो आप देश बनने लायक हैं। समुद्र का स्तर बढ़ने से छोटे द्वीपीय देश जो है वो संकट में आ गए। सही है, बर्फ़ पिघलती है, टेम्परेचर बढ़ने से बर्फ़ पिघल रहा है, समुद्र की सीमा है, समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है, छोटे द्वीपीय देश है वो जलमग्न हो जाएंगे कुछ सालों में अगर ऐसा ही चलता रहा तो। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि किसी देश का एक तत्व खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं है कि उस राज्य की स्थिति भी खत्म हो जाएगी। मतलब आपको रिकॉग्निशन तो मिलेगा कि यहाँ पे एक देश हुआ करता था। 2023 में पैसिफिक आइलैंड फोरम ने भी कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण इन देशों का अस्तित्व खत्म नहीं माना जाएगा, आपको रिकॉग्निशन दी जाएगी कि यहाँ पे एक देश हुआ करता था। ठीक है, ये दोनों चीज़ों का यही कहना है। तीसरा है परिवर्तन के कारण होने वाला प्रवास। अभी समुद्री जल स्तर बढ़ने से वहाँ की जनसंख्या है वो एक देश से दूसरे देश में जाएगी, है ना। तो ऐसा कोई कानून अभी तक बना नहीं है कि जो जलवायु परिवर्तन से विस्थापित लोग हैं उनके लिए। अब तक जो कानून था वो था 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन। क्या था? शरणार्थी वह है जो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, सामाजिक समूह, राजनीतिक विचार के आधार पर उत्पीड़न के डर से अपना देश छोड़ता है, वो रिफ्यूजी कहलाएगा। इसमें जलवायु परिवर्तन से विस्थापित लोग शामिल को नहीं है। अतः ये जो UNFCCC के अंतर्गत ऐसा कानून बनाना चाहिए जो
वायु शरणार्थियों की पहचान करें, उन्हें सुरक्षा प्रदान करें और उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करें, सुरक्षित करें। ठीक है। फिर है समुद्री सीमाओं पर प्रभाव। समुद्र का स्तर बढ़ने से समुद्र तट की रेखा बदल सकती है। इससे कई देशों की सीमाएं भी प्रभावित होगी, जैसे टेरिटोरियल सी, कॉन्टिजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये सब चीज़ों में परिवर्तन आएगा अगर पानी का स्तर बढ़ता है तो। कुछ छोटे द्वीपीय देश चाहते हैं कि उनकी मौजूदा समुद्री सीमाएं स्थायी मानी जाए, लेकिन यह व्यवस्था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी के मौजूदा नियमों से अलग हो सकती है। इसलिए नए कानूनी समाधान की ज़रूरत है। ठीक है, इस न्यूज़ में इतना ही था। नेक्स्ट है ये रेकलेस रैकर्स। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक एडिटोरियल आया था आज न्यूज़पेपर में, उसके बारे में। ये जो अभी वॉर का टाइम चल रहा है तो ज़्यादातर क्या है, परमाणु ठिकानों को हमला बनाया जाता है, ये उसके ऊपर आई है। अस्थिर शासन वाले देशों में परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। जो देश जिनके पास व्यवस्था ही सही से नहीं है, न वित्तीय कुछ उनके पास ऐसा है, और फिर भी उन्होंने जो यूरेनियम वगैरह इकट्ठा कर रखा है परमाणु बम बनाने के लिए, अगर हम उनको नष्ट करने की कोशिश करते हैं और जो नुकसान और चीज़ें होती है उनको हैंडल करने में सक्षम नहीं है, तो ये पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हो सकता है। जिनका खुद का शासन स्थिर नहीं है, सरकार स्थिर नहीं है, जहाँ लोगों के पास खुद के पैसा ही नहीं है, अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो तो उसे ठीक करने के लिए कोई संसाधन ही नहीं है, उनके ऊपर आप हमला करोगे तो सिर्फ उस कंट्री को नहीं, पूरे देश, पूरे दुनिया को नुकसान हो सकता है। और हाल के युद्ध में ये हो ही रहा है। हाल के समय में दुनिया भर में परमाणु संयंत्रों को पहले से ज़्यादा खतरा का सामना करना पड़ रहा है। US जैसे जो शक्तिशाली देश है वो चाहते ही नहीं है कोई और जो देश है वो परमाणु बम बनाए, है ना। 2022 में जब ये जो भी है न्यूक्लियर पावर प्लांट था उस पर रूस ने कब्जा किया, तब से इस पर कई बार गोलीबारी और ड्रोन हमले हुए हैं। फिर 2025 में US ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ फार्डो, नातांज, इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, ये जो इसके 3-4 थे, इन सभी पर हवाई हमले किए। और 3 मार्च को तो एक खबर आ भी गई कि बुशहर एयरपोर्ट को नुकसान हुआ और नातांज में भी हमले की सूचना मिल गई। तो परमाणु हमलों पर जो कर रहे हैं ठिकानों पर हमला, वो कितना खतरनाक है ये हम जानते हैं। जिनेवा कन्वेंशन में कहा भी गया है कि किसी देश को ऐसे हमले नहीं करने चाहिए जिनसे परमाणु संयंत्रों से खतरनाक रेडियोधर्मी ऊर्जा निकल सकती है। सब क्या नुकसान हो सकते हैं हम ये डिस्कस कर लेते हैं। यदि रिएक्टर या इस्तेमाल किए गए ईंधन का भंडार टूट जाए तो Cesium-137 नामक रेडियोधर्मी पदार्थ बाहर निकल सकता है। इससे तेज रेडिएशन बीमारी हो सकती है। ज़मीन कई दशकों तक प्रदूषित भी रह सकती है, उपजाऊ बना ही नहीं सकते आप उसको बाद में। हवा के साथ रेडियोधर्मी कण दूसरे देशों तक पहुंच सकते हैं और खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। ये जो नुकसान है वो हमने हिरोशिमा और नागासाकी में भी देखा ही है पहले जब हुआ था, और अब भी अगर ऐसे हमले होते हैं तो ये सब हमको झेलना पड़ सकता है। राजनीतिक और सुरक्षा खतरे में। अभी समृद्ध यूरेनियम को नियंत्रण खो सकता है अगर जो देश कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, उसके बाद भी उसने अफोर्ड किया परमाणु बम बनाने के लिए, अगर आप उसको विनाश ही कर देते हो तो उसका यूरेनियम भंडार भी ख़त्म हो सकता है। परमाणु सामग्री गलत हाथों में जा सकती है और ऐसे हमले समस्या का कोई स्थायी समाधान तो नहीं होते हैं। समाधान क्या हो सकता है? कूटनीति ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। बातचीत का रास्ता अपनाया जाए और इस समस्या का हल निकाला जाए। ईरान इस समय लगभग 60% महंगाई का सामना कर रहा है और अमेरिका प्रतिबंधों में राहत के बदले IAEA की
निगरानी की शर्त। अमेरिका का ये कहना है कि ये इसका कुछ हाथ है परमाणु बम बनाने में, और ये कोई जासूस एजेंसी है ईरान की। तो अमेरिका प्रतिबंधों के राहत के बदले में IAEA की निगरानी की शर्त रख सकते हैं। बातचीत से समाधान निकाला जाए तो ईरान की इन देशों पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। निष्कर्ष देख लेते हैं क्या है। परमाणु ठिकानों पर हमला करना बेहद खतरनाक है। इससे पर्यावरण को हानि है, मानव जीवन को हानि है और वैश्विक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए युद्ध के बजाय बातचीत और कूटनीति ही सबसे सुरक्षित समाधान हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ये कोई म्यूज़ियम था UK का, वहाँ से 16th सेंचुरी का ब्रॉन्ज स्टैचू था, वो उसे इंडियन गवर्नमेंट कुछ वापस लाई, ऐसा कुछ है। इसको भी देख लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सफोर्ड के जो संग्रहालय में 16th सेंचुरी की ये जो हमारे ब्रॉन्ज स्टैचू था, संत क्या है, थिरुमंगई अलवर जो भी नाम है इनका, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस किया गया। संग्रहालय ने शोध और भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत करके ये फैसला लिया। ठीक है। इस मूर्ति को औपचारिक कार्यक्रम में लंदन स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन लंदन को सौंपा गया। इस कार्यक्रम में संग्रहालय के निदेशक, जो भी इनका नाम है, ये प्रोफेसर ऑफ ये मौजूद थे, जो भी थे। अब ये मूर्ति जो है उनके पास कहाँ से आई थी, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ये 2019 में एक फ्रांसीसी शोधकर्ता ने संग्रहालय को ये बताया कि यह मूर्ति 1997 में मंदिर में ली गई थी और एक फ़ोटो से मेल खाती है। ठीक है। वो कोई अभिलेख है वहाँ पे फ्रांसीसी, उनमें भी मौजूद है इसका उल्लेख। 11 फरवरी 2020 को मंदिर की एक अधिकारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि जो असल मूर्ति की जगह नकली मूर्ति रख दी गई हैं। इसके बाद 3 मार्च 2020 को लंदन में भारत के एक उच्चायुक्त ने इस मूर्ति को वापस लाने के लिए औपचारिक दावा किया। ठीक है। और अभी उनको लौटा दिया गया। इतना ही था इस न्यूज़ में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में हमारे भारत के नौसेना में अटेंड करके कुछ लोग पहुंचे थे, अमेरिका ने श्रीलंका के पास ईरानी जहाज़ को डुबोया। ये न्यूज़ में यही है। अमेरिका की एक पनडुब्बी ने बुधवार को श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र के पास ईरानी युद्धपोत पर हमला किया और इस हमले में जहाज़ डूब गया। ठीक है। पूरे जहाज़ को, अभी युद्ध में ये ऐसे जहाज़ों पर पनडुब्बी पर हमला करना और लोगों की जान लेना कहाँ तक उचित है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो का इस्तेमाल करके, टॉर्पीडो क्या होती है, पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल होती है, उसका इस्तेमाल करके ईरानी जहाज़ को डुबो दिया। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी दुश्मन जहाज़ को टॉर्पीडो से डुबोया गया। ये सब लिखा है ना, 140% कितने डेड, 32 जो है जिंदा मिले, 83 बॉडीज़ इकट्ठी करी। जहाज़ का नाम क्या था, IRIS डेना। ठीक है। मदद के लिए श्रीलंका से गाले शहर के तट पर लगभग 40 समुद्री मील दूर हिंद महासागर में यह घटना हुई। श्रीलंका का जो गाला शहर है उससे थोड़ा सा दूरी हुई। मदद के लिए 5 बजे सुबह श्रीलंका नेवी ने तुरंत कार्रवाई करी। सुबह 6 बजे पहला जहाज़ भेजा, बाद में 7 बजे उन्होंने दूसरा जहाज़ भेजा। 32 नाविकों को तो उन्होंने बचा लिया और 83 शव बरामद किए। घायल जो लोग थे उन्हें
गौल जिले के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहाज़ पर कितने लोगों की कैपेसिटी थी जाने की? 180 और 140 अंदर सवार थे। कहाँ से लौट रहे थे ईरानी जहाज़? इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में भाग लेने के बाद वापस ईरान जा रहा था। यह कार्यक्रम भारत के एक शहर में विशाखापट्टनम में फरवरी में आयोजित हुआ था। श्रीलंका की प्रतिक्रिया क्या है? उन्होंने चिंता जताई और कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध को तुरंत कम करने के लिए सभी देशों को संयम बरतना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं हम कि भारत में जनसंख्या को लेकर एक शांत और बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है कि पहले भारत को एक देश के रूप में जहाँ देखा जाता था जहाँ जन्म दर ज़्यादा है, लेकिन अभी देख रहे कि हम वो धीरे धीरे जो जन्म दर है वो स्थिर होती जाती है। कम जन्म दर वाला समाज बनता जा रहा है इंडिया भी। 20वीं सदी के अंत तक भारत को के भविष्य को लेकर बड़ी चिंता जताई जा रही थी क्योंकि जनसंख्या वृद्धि जो है बहुत तेज़ी से हो रही थी। हाँ, जैसे खाद्य, रोजगार, बुनियादी ढांचा, सार्वजनिक सेवाएं पर्याप्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन पिछले 25 सालों में हमने देखा है कि जहाँ एक महिला पहले 4 बच्चों को जन्म देती थी, अभी उसकी जो दर है वो 2.1% रह गई है। अभी जनसंख्या को स्थिर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक महिला 2 बच्चों को जन्म दे, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है और कम होती जा रही है। कारण बहुत सारे हैं। लेट शादी करना, लड़कियां अपना करियर बनाना चाहती है, जॉब करना चाहती है ना, ये सब रीज़न है। पहले दक्षिण भारत में जन्म दर कम थी, अब उत्तर पूर्वोत्तर भारत में जन्म दर ज़्यादा थी, लेकिन समय के साथ ये अंतर भी कम हो गया जब अधिकांश राज्यों में जन्म दर जो है 2.1 से कम हो चुकी है। मुख्य कारण क्या है? महिलाओं में शिक्षा का बढ़ना, समाज में छोटे परिवारों का चलन भी हो गया, 2 बच्चे सबसे अच्छे, वही चल रहा है अभी। स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो गया, टीकाकरण, मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण कार्यक्रम, जिससे मृत्यु दर कम हो गई। पहले माता पिता ज़्यादा बच्चे इसलिए पैदा करते थे क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कुछ बच्चे जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन अब ये डर कम हो गया है तो भी कम बच्चे पैदा करते हैं। बच्चों को पालना भी महंगा हो गया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, सब कुछ, इसलिए कम बच्चे रखना पसंद करते हैं। इसके प्रभाव क्या है? जनसांख्यिकी के लाभ, रोजगार के अवसर मिलेंगे, औद्योगिक विकास होगा, सरकारी निवेश अच्छे से मिलेगा, अर्थव्यवस्था जो है तेज़ी से बढ़ेगी, राज्यों के बीच एक नया संतुलन है, आर्थिक संतुलन स्थापित होगा। भारत की असली चुनौती क्या है? अब रोजगार पैदा करना, बुजुर्ग आबादी के लिए पेंशन व्यवस्था करना, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, शहरों में बेहतर बुनियादी ढांचा हो, प्रवासन को संभालना, ये सब जो है अभी हमारे सामने चुनौती है। भारत की कहानी अब तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या की नहीं रही। अब असली मुद्दे रोजगार, बुजुर्ग, प्रवासन, सामाजिक देखभाल की व्यवस्था है। ठीक है, इस आर्टिकल में इतना ही था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।